हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का आपके इस कृष्णा आर्ट्स एजुकेशन चैनल में, जो केवल और केवल बोर्ड एग्जाम की तैयारी करवाने के लिए बनी है। इसलिए इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साइड के बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें, ताकि हमारी वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। और अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप टेलीग्राम चैनल में भी ज्वाइन हो जाएँ। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, क्योंकि इस चैनल का जो भी स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा वो टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ही किया जाएगा। स्टडी मटेरियल में आपको सभी सब्जेक्ट्स का चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा, इसलिए आप टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लें। तो चलिए इस वीडियो में आगे की ओर बढ़ते हैं। इसमें हम आपको कक्षा 10 का विज्ञान, जो विज्ञान का एक भाग है जीव विज्ञान बायोलॉजी, उसका फर्स्ट चैप्टर जैव प्रक्रम बायोलॉजिकल प्रोसेस का सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाने वाले हैं। यह वीडियो इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है और इसमें हम आपके साथ 37 से लेकर 55 तक के लघु उत्तरीय क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। और अगर आपने इसका फर्स्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखा है तो वे दोनों पार्ट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट था और यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। तो अगर आपने उसका फर्स्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखा तो आप बायोलॉजी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के प्लेलिस्ट में जाकर इसके फर्स्ट सेकंड पार्ट वाली वीडियो को भी देख सकते हैं। तो चलिए इसमें आगे की ओर बढ़ते हैं। इसके अनुसार हमारा पहला क्वेश्चन है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन से आप क्या समझते हैं। एक ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन हमारे शरीर में पाया जाता है, तो उस फिल्ट्रेशन से आप क्या समझते हैं। अभिवाही एवं अपवाही धनिमिका के संयोग को ग्लोमेरुलर कहते हैं। अपवाही धनिमिका का व्यास कम होने के कारण ग्लोमेरुल्स के अंदर रक्त का दबाव अधिक बढ़ जाता है तथा इस उच्च दबाव पर रक्त के छनने की प्रक्रिया होती है। जो यह दबाव बढ़ जाता है, उच्च दबाव के कारण जो हमारा रक्त होता है ब्लड, उसका रिफाइनिंग की प्रक्रिया होती है, जिसे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन या अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं। इसके कारण प्रतिदिन 150 से 180 लीटर रक्त का वृक्कीय निष्पादन होता है, जिनमें 168.5 लीटर जल अवशोषित लिया जाता है एवं 1.5 से 1.8 लीटर मूत्र बनता है। जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होता है यह हमारे शरीर में उच्च दाब एवं रक्त को छानने की प्रक्रिया के कारण होता है। और इसमें कितना जल लीटर वृक्कीय जो निष्पन्न होता है वह 150 से 180 लीटर होता है, और जिनमें 168.5 लीटर जल अवशोषित कर लिया जाता है, और 1.5 से 1.5 से 1.8 जो लीटर होता है वह हमारे शरीर में मूत्र बनता है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विभिन्न प्रकार के प्राणिसमभोजी सजीवों का उल्लेख करें। जो विभिन्न प्रकार का प्राणिसमभोजी सजीव होता है उसका उल्लेख करें। प्राणिसमभोजी सजीव अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में जंतुओं का भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा ग्रहण करते हैं। जो प्राणिसमभोजी होता है वह सजीव अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा ही ग्रहण करते हैं। ऐसे प्राणियों का भोजन संपूर्ण पादप या अन्य प्राणी अथवा उनके कुछ भाग होते हैं। भोजन के स्रोतों के आधार पर प्राणिसमभोजी निम्न प्रकार के होते हैं। ए शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, स्वातिभक्षक, स्वजातिभक्षक, अपशिष्ट भोजी, परभक्षी, कीटभक्षी, अपघटक, मत्स्यभक्षी, धान्यपोषी। ये जो सभी दिए गए हैं ये सभी प्रकार का प्राणिसम भोजी का प्रकार था। और जो प्राणिसम का भोजी का प्रकार था ये सभी प्राणिसम भोजी के प्रकार थे। और इसमें पूछा जा रहा था कि विभिन्न प्रकार के प्राणिसम भोजी सजीवों का उल्लेख करें। तो विभिन्न प्रकार के प्राणिसम भोजी सजीव जो होते हैं अपना ठोस या तरल के रूप में जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा ग्रहण करते हैं। ऐसे प्राणियों का भोजन संपूर्ण पादप, सभी पादप या अन्य प्राणी अथवा उनके कुछ भाग होते हैं। और भोजन के स्रोतों के आधार पर प्राणिसम भोजन निम्न प्रकार के होते हैं, जो आपको बताया गया: शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, स्वजाति भक्षक, अपशिष्ट भोजी, परभक्षी, कीटभक्षी, अपघटक, मत्स्यभक्षी और धान्यपोषी। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग क्यों कहा जाता है। जो पौधों का पत्तियां होती है उनको प्रकाश संश्लेषी अंग क्यों कहा जाता है। ए, पत्तियों में अंदर रहे वर्णक पर्णरहित या क्लोरोफिल की उपस्थिति होती है। जो पत्तियों में प्रकाश संश्लेषी अंग होता है वह प्रकाश संश्लेषी अंग क्यों कहा जाता है। तो इसका जो उत्तर है कि पत्तियों में अंदर हरे वर्णक पर्णहरित या क्लोरोफिल की उपस्थिति होती है, और प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम केवल क्लोरोफिल की उपस्थिति में ही संभव होता है, इसलिए पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग कहा जाता है। पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का एक अंग इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो पत्तियां होती है पौधों के उसके अंदर हरे वर्णक पर्णहरित अर्थात क्लोरोफिल की उपस्थिति होती है। और आप जानते होंगे कि बिना क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया नहीं हो पाती है, अर्थात संभव ही नहीं है। उसकी उपस्थिति में ही यह संभव होता है, इसलिए जो पौधों की पत्तियां होती हैं उसी को प्रकाश संश्लेषी अंग कहा जाता है। पित्त क्या है।
पित्त क्या है मनुष्य के पाचन में, इसका क्या महत्व है। तो इस क्वेश्चन में ही आपसे दो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पित्त क्या है और मनुष्य के पाचन में इसका क्या महत्व है। पित्त यकृत ग्रंथि से स्रावित होने वाला स्राव द्रव्य है जो छोटी आंत में भोजन के पाचन में मदद करता है। जो पित्त होता है वह यकृत ग्रंथि में स्राव होने वाला एक द्रव होता है जो छोटी आंत में जो भोजन होता है उसके पाचन करने में मदद करता है। और मनुष्य के पाचन की क्रिया इसका निम्नलिखित महत्व है। मनुष्य के पाचन की क्रिया में इस पित्त रस का बहुत ही महत्व है। जो पित्त होता है वह अमाशय से ग्रहणी में आए अम्लीय कायम की अम्लीयता को नष्ट कर उसे क्षारीय बना देता है ताकि अग्नाशय रस के एंजाइम उस पर क्रिया कर सकें। और पित्त भोजन में वसा के बड़े कण को सूक्ष्म करने में, तोड़ने में, इमल्सिफिकेशन में मदद करता है ताकि लाइपेज एंजाइम उस पर क्रिया कर वसा एवं ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर सकें। और इस प्रकार वसा के पाचन में भी पित्त का बहुत ज़्यादा महत्व है। तो ये जो पित्त रस था, ये पित्त क्या है, यह एक प्रकार का द्रव्य पाया जाता है जो कि यकृत ग्रंथि से स्रावित होता है। और मनुष्य के पाचन में इसका क्या महत्व है, तो जो पित्त होता है वह अमाशय में ग्रहणी से अम्लीय कायम की अम्लीयता को नष्ट कर उसे क्षारीय बना देता है ताकि अग्नाशय रस के एंजाइम उस पर क्रिया सकें। और पित्त भोजन में वसा के बड़े कण को सूक्ष्म कण में तोड़ने में मदद करता है ताकि लाइपेज एंजाइम उस पर क्रिया कर अम्ल, वसा एवं ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर सकें। इस प्रकार वसा के पाचन में भी पित्त का बहुत महत्व है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी के परिणाम हो सकते हैं। अगर हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए तो क्या हो सकता है। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं में पाई जाती है। हमारा जो रक्त होता है वह 3 प्रकार का होता है, लाल रक्त कोशिका, श्वेत रक्त कोशिका और रक्त पट्टिकाणु। तो जो हीमोग्लोबिन होता है वह लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाता है। यह ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करती है। यह कोशिका में ऑक्सीजन को विस्तारित कर देती है जिससे कोशिकीय श्वसन हो सके। जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन होती है उसका निर्माण हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ मिलकर कर देता है और उसके निर्माण करने के बाद यह कोशिका में ऑक्सीजन को विस्तारित कर देती है जिससे कोशिकीय श्वसन हो सके। हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया नामक बीमारी हो जाती है। लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या कम हो जाती है। कोशिका को पूरी तरह ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है जिसके कारण कोशिकीय श्वसन बाधित हो जाता है। इसमें आपसे सिंपली सिर्फ इतना पूछा जा रहा था कि अगर हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए तो क्या हो सकता है। तो हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी के कारण एक रोग हो जाता है जिसे एनीमिया कहा जाता है। एनीमिया नामक बीमारी हो जाती है और इससे लाल हीमोग्लोबिन की कमी के कारण लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या में भी कमी हो जाती है और जिस कारण कोशिकाओं को पूरी तरह ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है जिसके कारण कोशिकीय श्वसन भी बाधित हो जाता है। तो यह था हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी के कारण क्या क्या परिणाम हो सकते हैं। और इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लसिका की क्या उपयोगिता है, प्रकाश डालें। अर्थात लसिका की क्या उपयोगिता है, इस बात को समझाएं। लसिका श्वेत संवहनी संयोजी उत्तक है। लसिका जो है एक प्रकार का टिश्यू है, एक प्रकार का उत्तक है। रक्त प्लाज्मा की कुछ मात्रा कोशिकाओं से विसरित होकर उत्तकों में स्थित कोशिकाओं के बीच रिक्त स्थानों में प्रविष्ट हो जाती है। जो यह लसिका होती है वह संवहनी संयोजी उत्तक होती है और रक्त प्लाज्मा की कुछ मात्रिकाएँ कोशिकाओं से विसरित होकर उत्तकों में स्थित कोशिकाओं के बीच रिक्त स्थानों में प्रविष्ट हो जाती है। ये विसरित प्लाज्मा को उत्तक द्रव या लसिका द्रव कहते हैं और यह जो विसरित प्लाज्मा होता है इसी को उत्तक द्रव या लसिका प्लाज्मा कहा जाता है। लसिका के द्वारा कोशिकाओं में ऑक्सीजन सरलतम भोज्य पदार्थों तथा हार्मोन का विसरण होता है। जो लसिका होता है उसी के द्वारा ही कोशिकाओं में ऑक्सीजन सरलतम भोज्य पदार्थों तथा हार्मोन का विसरण होता है और इसके द्वारा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा अपशिष्टों का भी विसरण होता है। तो यही थी लसिका की उपयोगिताएं कि लसिका की उपयोग सबसे पहले तो होता है ये विसरित प्लाज्मा को उत्तक द्रव या ऑक्सीजन सरलतम भोज्य पदार्थों तथा हार्मोन का विसरण करता है और इसके द्वारा CO2 जल तथा अपशिष्ट पदार्थों का भी विसरण हो पाता है। पौधों में मूल रोमों की कोशिकाओं में जल के पहुंचने की विधि का उल्लेख करें। जो पौधों में मूल रोम होता है उसकी कोशिकाओं में जल के पहुंचने की विधि का उल्लेख करें। तो मृदा से जल का अवशोषण जलीय पौधों में मूल रोमों के द्वारा होता है। मृदा अर्थात मिट्टी से जो जलीय पौधे जल का अवशोषण करते हैं उसी को मूल रोमों कहते हैं। मृदा से जल मूलतः विसरण की प्रक्रिया से मल रोम की कोशिकाओं में प्रवेश कर जाता है। जो मृदा होता है उसी से जल मूलतः विसरण की प्रक्रिया के कारण मूल रोम की कोशिकाओं में प्रवेश कर जाता है। चूँकि मूल रोम की कोशिकाओं में कोशिका द्रव का प्रसारण दाब भूमि जल के दाब से अधिक होता है
जो मूल रोम की कोशिकाएं होती हैं उसमें कोशिका द्रव का प्रासरण दाब भूमि जल के दाब से बहुत ही अधिक होता है। अतः सांद्रता प्रवणता के अनुसार भूमि से मूल रामा की कोशिकाओं की ओर जल का बहाव होता है, और इसी कारण सांद्रता के प्रवणता के अनुसार जो भूमि में मूल रोम की कोशिका होती है उसकी ओर जल का बहाव होता है। तो इसमें आपसे पूछा जा रहा था कि जो पौधों में मूल रोम की कोशिका होती है उसमें जल के पहुंचने की विधि का उल्लेख करें। तो उसमें जल की पहुंचने की विधि में आपको बताया गया है कि मृदा से जल का अवशोषण जलीय पौधों से मूल रोमों के द्वारा होता है, और जो मृदा होता है उससे मूलतः विसरण की प्रक्रिया में मूल रोम की कोशिकाओं में प्रवेश कर जाता है। चूँकि जो मूल रोम की कोशिका में कोशिका द्रव्य का प्रासरण दाब होता है वह भूमि के जल के दाब से अधिक होता है, इसी कारण जो भूमि का जल होता है वह मूल रोम की कोशिकाओं की ओर जल का बहाव होता है। तो इस प्रकार आप समझ गए होंगे। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैसों के अधिकतम विनिमय के लिए कूपिकाएं किस प्रकार अभिकल्पित हैं। गैसों के अधिकतम विनिमय के लिए, विनिमय का मतलब होता है लेन देन, तो गैसों के अधिकतम लेन देन के लिए कूपिकाएं किस प्रकार अभिकल्पित हैं। हमारे मानव शरीर में 2 फेफड़े होते हैं। आप जानते होंगे कि हमारे मानव शरीर में 2 लंग्स अर्थात 2 फेफड़े होते हैं। प्रत्येक फेफड़ा लाखों सूक्ष्म कूपिकाओं में विभाजित होता है। वायु की अनुपस्थिति में कूपिका बहुत कम स्थान घेरती है, जबकि वायु की उपस्थिति में कूपिका बहुत स्थान घेरती है। जो कूपिका हमारे शरीर में होती है अगर उसको वायु मिलता है तो वह वायु की उपस्थिति में बहुत ज़्यादा स्थान घेर लेती है, और जब वायु उसको नहीं मिलता है तो वह वायु की उपस्थिति में बहुत कम स्थान घेरती है। इनके कारण श्वसन क्रिया में बहुत सहायता मिलती है, और जो हमारे फेफड़े में बहुत सारे सूक्ष्म कूपिकाएं होते हैं उन्हीं की सहायता से हम लोगों को श्वसन क्रिया में सहायता मिलती है, और हम लोगों को छाती अर्थात सीना फुलाने के लिए कहा जाता है तो वह कूपिकाओं की मदद से ही छाती अर्थात सीना को फुलाया जाता है। पाचन किसे कहते हैं, यह एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बहुत बार रिपीट हो चुका है। पाचन किसे कहते हैं। मनुष्य के आहार नाल के विभिन्न भागों का नाम बताएं। जो मनुष्य का आहार नाल होता है उसके विभिन्न भागों का भी नाम बताएं। तो वह क्रिया जिसमें इंजाइमों की सहायता से जटिल भोज्य पदार्थों को सरल अणुओं में अपघटित किया जाता है, वह क्रिया वह प्रोसेस जिसमें इंजाइमों की सहायता से जटिल भोज्य पदार्थों को सरल अणुओं में अपघटित किया जाता है जिससे ये अवशोषित होकर हमारे कोशिकाओं में प्रवेश कर सके, वही पाचन कहलाती है। मनुष्य के आहार नाल में निम्नलिखित भाग होते हैं। जो मनुष्य का आहार नाल होता है उसमें निम्नलिखित भाग होते हैं। मुख, गुहा, ग्रसनी, ग्रासनली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय एवं मलद्वार। ये सभी मुख, गुहा, ग्रसनी, ग्रासनली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय एवं मलद्वार, ये सभी के सभी मनुष्य के आहार नाल के निम्नलिखित भाग हैं। और जो पाचन किसे कहते हैं इसमें आपको सिर्फ इतना समझना है कि वह ऐसी प्रक्रिया जिसमें एंजाइमों की सहायता से जटिल भोज्य पदार्थों को सरल अणु में अपघटित किया जाता है जिससे यह अवशोषित होकर हमारी कोशिकाओं में प्रवेश कर जाती है, उसे ही पाचन कहा जाता है। उच्च संगठित पादप में वहन तंत्र के घटक क्या है। जो उच्च संगठित पादप होता है उसमें वहन तंत्र के घटक क्या है। तो उच्च संगठित पादप में वहन तंत्र के घटक निम्नलिखित हैं। पहला, एक जाइलम है जो मृदा से प्राप्त जल और खनिज लवणों को वहन करता है। दूसरा, फ्लोएम पत्तियों से जहां प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद संश्लेषित होते हैं पौधे के अन्य भागों तक वहन करता है। सबसे पहला तो जो उच्च संगठित पादप का वहन तंत्र है, मतलब एक जगह से दूसरे जगह तक उसके पोषक तत्वों को पहुंचाता है, तो पहला तो जाइलम है जो मृदा से प्राप्त जल और खनिज लवणों का वहन करता है। मिट्टी में जो जल होता है और खनिज होता है उसको वह खींच कर उसको प्राप्त कर और लवणों को, मिनरल्स को वहन करता है और पौधों तक पहुंचाता है। और जो दूसरा होता है वह फ्लोएम होता है। पहला जाइलम होता है और दूसरा फ्लोएम होता है। फ्लोएम का काम होता है कि वह पत्तियों में जहाँ प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद संश्लेषित होते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के बाद जो वहाँ संश्लेषित उत्पाद बचते हैं वह पौधे के अन्य भागों तक वहन करता है। तो यही थे उच्च संगठित पादप में वहन तंत्र के घटक। इसके 2 घटक हैं, पहला है जाइलम और दूसरा है फ्लोएम। क्या होगा अगर मानव शरीर के दोनों वृक्कों को हटा दिया जाए। जो मानव शरीर का वृक्क होता है जिसको किडनी कहा जाता है, तो जो हम मानव शरीर में 2 किडनी होता है आप जानते होंगे, तो अगर मानव शरीर के दोनों किडनियों को हटा दिया जाए तो क्या होगा, यह आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो जब मनुष्य का दोनों शरीरों से वृक्क हटा दिया जाएगा तो मनुष्य जीवित नहीं रह सकता, क्योंकि अपशिष्ट पदार्थ रक्त में जमा होना शुरू हो जाएंगे तथा रक्त विषाक्त होता जाएगा। जो हमारे शरीर में अपशिष्ट पदार्थ बच जाते हैं
उसको जो वृक्क होता है रक्त में जमा नहीं होने देता है और उसको उत्सर्जन की क्रिया के द्वारा बाहर निकाल देता है। लेकिन अगर मनुष्य के दोनों वृक्क को ही हटा दिया जाएगा तो मनुष्य जीवित नहीं रह सकता, क्योंकि अपशिष्ट पदार्थ रक्त में जमा होने शुरू हो जाएंगे तथा रक्त विषाक्त हो जाएगा। कठोर परिश्रम या अभ्यास करते समय सांस लेने की क्रिया पर क्या प्रभाव पड़ता है और क्यों? जब आप कठोर परिश्रम अर्थात हार्ड वर्क करते हैं या किसी प्रकार का अभ्यास अर्थात एक्सरसाइज करते हैं, तो कठोर परिश्रम या अभ्यास करते समय सांस लेने की क्रिया पर क्या प्रभाव पड़ता है और उस प्रभाव पड़ने का कारण क्या है और क्यों? तो कठोर परिश्रम या अभ्यास करते समय हमारे मांसपेशियों में संकुंचन और फैलाव बढ़ जाता है। जब हम लोग कठोर परिश्रम अर्थात बहुत ही मुश्किल काम, बहुत ही परिश्रम वाला कार्य करते हैं तथा अभ्यास करते हैं अर्थात एक्सरसाइज व्यायाम वगैरह करते हैं, तो वह करते समय हमारे जो मांसपेशियां होती है उसमें संकुंचन और फैलाव बढ़ जाता है, इसलिए सांस लेने में कठिनाई होने लगती है। जो मांसपेशियों में संकुंचन होता है उसका फैलाव बढ़ जाता है, इसलिए हम लोगों को सांस लेने में कठिनाई हो जाती है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे जैसे बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता पूरी करने में विसरण क्यों अपर्याप्त है? जो हमारा जैसा बहुकोशिकीय जीव होता है उसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता पूरी करने में विसरण क्यों अपर्याप्त है अर्थात पर्याप्त क्यों नहीं है? तो बड़े आकार वाले हमारे जैसे बहुकोशिकीय जीव में सभी कोशिकाएं अपने आसपास के पर्यावरण के सीधे संपर्क में नहीं रह सकती, अतः साधारण विसरण सभी कोशिकाओं में आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता। जो बहुकोशिकीय जीव होता है हमारा जैसा, उसमें सभी कोशिकाओं अपने आसपास के पर्यावरण के सीधे संपर्क में नहीं रह सकती है। यही कारण है कि अतः साधारण विसरण सभी कोशिकाओं की आवश्यकताओं को पूर्ति नहीं कर सकता है। इसी कारण जो हमारे जैसे बहुकोशिकीय जीव होते हैं उसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता पूरी करने में विसरण अपर्याप्त हो जाता है। मनुष्य के आमाशय में HCl अम्ल स्रावित होता है, वह कैसे कार्य करता है? इस क्वेश्चन में आपको आंसर बता दिया गया। यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मनुष्य के आमाशय में कौन सा अम्ल स्रावित होता है? तो मनुष्य के आमाशय में HCl अम्ल स्रावित होता है। यह एक प्रकार का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि मनुष्य के आमाशय में कौन सा अम्ल स्रावित होता है? तो मनुष्य के आमाशय में HCl अम्ल स्रावित होता है। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि मनुष्य के आमाशय में जो HCl अम्ल स्रावित होता है वह कैसे कार्य करता है? तो गैस्ट्रिक HCl अम्लीय माध्यम प्रदान करता है। जो HCl अम्ल होता है वह गैस्ट्रिक अम्लीय माध्यम प्रदान करता है। जो गैस्ट्रिक खमीर पेप्सिन को सक्रिय करता है वह सक्रिय होकर भोजन में पाए जाने वाले विभिन्न कीटाणुओं को मारता है। जो HCl अम्लीय होता है माध्यम प्रदान करता है वह गैस्ट्रिक खमीर को पेप्सिन में सक्रिय करता है और यह सक्रिय होकर जो भोजन में अन्य विभिन्न कीटाणु होते हैं उसको मार देता है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कीटों में ऑक्सीजन सीधे ऊतकों को क्यों पहुंचाया जाता है? इस विधि में प्रयुक्त रचनाओं का वर्णन कार्यविधि के साथ करें। यह एक प्रकार का लॉन्ग क्वेश्चन है जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कि कीटों में ऑक्सीजन सीधे ऊतकों को क्यों पहुंचाया जाता है? जो कीट होता है उसमें ऑक्सीजन डायरेक्ट टिश्यू को ही क्यों पहुंचा दिया जाता है? और इस विधि में प्रयुक्त रचनाओं का वर्णन एवं कार्यविधि के साथ करें। तो जो कीटों का श्वसन अंग होता है, हमने आपको क्वेश्चन में पढ़ाया था कि कीटों का श्वसन अंग ट्रैकिया होता है, मनुष्य का श्वसन अंग फेफड़ा होता है, मछलियों का श्वसन अंग गिल्स होता है। तो उसी प्रकार कीटों में श्वसन अंग ट्रैकिया के द्वारा होता है। ट्रैकिया शरीर के भीतर स्थित अत्यंत शाखित हवा भरी नलिकाएं हैं जो एक और सीधे ऊतकों में संपर्क होती है तथा दूसरी ओर शरीर के सतह पर श्वास रंध्र नामक छिद्रों के द्वारा खुलती है। कीटों में ट्रैकिया के द्वारा श्वसन में गैसों का आदान प्रदान रक्त के माध्यम से नहीं होता है। जो हमारा शरीर होता है मानव शरीर, उसमें जो ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है वह गैसों का आदान प्रदान रक्त के द्वारा होता है, लेकिन जो कीटों में होता है वह ट्रैकियों द्वारा गैसों का आदान प्रदान रक्त के माध्यम से नहीं होता है। इसका कारण यह है कि कीटों में रक्त में हीमोग्लोबिन या उसके जैसे कोई रंजक इसमें ऑक्सीजन को बांधने की क्षमता हो नहीं पाए जाते हैं। अगर रक्त के द्वारा यह काम नहीं होगा तो उनके रक्त में हीमोग्लोबिन भी नहीं पाया जाएगा, और जब उनके रक्त में कीटों के रक्त में हीमोग्लोबिन या उनके जैसे कोई रंजक नहीं पाए जाते हैं जिसमें ऑक्सीजन बांधने की क्षमता हो, तो जो कीट होता है उसमें श्वसन ट्रैकिया के द्वारा होता है। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा था कि कीटों में ऑक्सीजन सीधे ऊतकों को क्यों पहुंचाया जाता है। जो कीटों में ऑक्सीजन होता है वह सीधे ऊतकों को क्यों पहुंचाया जाता है, लेकिन हमारे शरीर में पहले वह ब्लड के पास पहुंचता है। इस विधि में प्रयुक्त रचनाओं का वर्णन कार्यविधि के साथ करें। तो इसमें बताया गया कि कीटों में श्वसन ट्रैकिया के द्वारा होता है। ट्रैकिया शरीर के भीतर अत्यंत
जो ट्रैकिया होता है वह शरीर के भीतर स्थित अत्यंत शाखित हवा भरी नलिकाएं होती है जो एक और सीधे ऊतक के संपर्क में आती है और दूसरी शरीर के सतह पर श्वास नामक छिद्रों के द्वारा खुलती है। कीटों में ट्रैकिया के द्वारा श्वसन में गैसों का आदान प्रदान जो होता है रक्त के माध्यम से नहीं होता है। इसका कारण यह है कि कीटों के रक्त में हीमोग्लोबिन या उसके जैसा कोई रंजक उसमें नहीं पाया जाता है जिसमें ऑक्सीजन के बांधने की क्षमता हो, नहीं पाए जाते हैं। तो यही था इस क्वेश्चन का आंसर। इसी कारण कीटों में ऑक्सीजन सीधे ऊतकों को पहुंचा दिया जाता है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वाष्प उत्सर्जन एवं स्थानांतरण में अंतर स्पष्ट करें। एक वाष्प उत्सर्जन और एक स्थानांतरण प्रक्रिया, तो इन दोनों में अंतर क्या है इस बात को स्पष्ट करें। तो पौधों के वायवीय भागों, पौधों का जो वायवीय भाग होता है वह होता है स्टोमाटा, क्यूटिकल एवं लेंटिसेल्स। तो ये तीनों पौधों के वायवीय भाग होते हैं। तो पौधों के वायवीय भागों द्वारा वाष्प के रूप में जल के निष्कासन की क्रिया वाष्प उत्सर्जन कहलाती है। जब पौधों के वायवीय भागों द्वारा वाष्प के रूप में जल का निष्कासन हो जाता है तो उसी क्रिया को वाष्प उत्सर्जन कहा जाता है। और यह एक शारीरिक क्रिया है एवं अलग अलग पादपों में इस क्रिया से निष्कासित जल की मात्रा में भिन्नता होती है। यह जो क्रिया होती है शारीरिक क्रिया होती है और एवं इस क्रिया में अलग अलग पादपों में इस क्रिया में निष्कासित जल की जो मात्रा होती है भिन्न भिन्न अर्थात अलग अलग होती है। इसके बाद आपको बताया जा रहा है स्थानांतरण के बारे में। लेकिन स्थानांतरण में पौधों में जल, खनिज, लवण तथा खाद्य पदार्थों का बहुत ऊंचाई तक संचलन होता है। इस स्थानांतरण की क्रिया में वाष्प उत्सर्जन की भूमिका होती है। यह फ्लोएम की चालनी नलिकाओं द्वारा होता है। जो स्थानांतरण प्रक्रिया होता है पौधों में जल, खनिज और लवण इन तीनों को एवं खाद्य पदार्थों को जड़ से लेकर नीचे से बहुत ऊपर ऊंचाई तक संचलन अर्थात पहुंचाता है। और इस स्थानांतरण की क्रिया में जो वाष्प उत्सर्जन होता है उसकी भी भूमिका होती है और यह फ्लोएम की चालनी नलिकाओं के द्वारा होता है। तो इसी प्रकार आपको बताया गया कि वाष्प उत्सर्जन एवं स्थानांतरण में क्या अंतर है। तो वाष्प उत्सर्जन जो होता है उसमें स्थानांतरण की किसी प्रकार की कोई भूमिका नहीं होती है, लेकिन स्थानांतरण में वाष्प उत्सर्जन की मुख्य भूमिका होती है। पौधों में स्टोमाटा कहाँ पाए जाते हैं, इनमें से सीओ पत्ती कोशिकाओं को कैसे पहुँचता है। जो पौधों में स्टोमाटा होता है वह कहाँ पाया जाता है और इनसे सीओ पत्ती कोशिकाओं में कैसे पहुँचता है। तो पत्तियों की बाह्य त्वचा या एपिडर्मिस के पृष्ठ पर स्टोमाटा पाई जाती है। जो पत्तियों का बाह्य त्वचा होता है वहीं पर स्टोमाटा पाई जाती है। ये स्टोमाटा दो द्वार कोशिकाओं द्वारा घिरी होती है। जो स्टोमाटा होता है वह दो द्वार कोशिकाओं द्वारा घिरा होता है। स्टोमाटो का खुलना व बंद होना द्वार कोशिकाओं की स्थिति पर निर्भर करता है। जब स्टोमाटा खुलता है या बंद होता है तो उसका खुलना या बंद होना जो द्वार कोशिकाएं होता है उसी की स्थिति पर निर्भर करता है। जब द्वार कोशिकाएं जल अवशोषित कर फूल जाती हैं तो स्टोमाटा खुल जाते हैं। जो द्वार कोशिका होता है वह जल को अवशोषित कर फूल जाती है तब स्टोमाटा खुल जाते हैं और वायुमंडल से सीओ विसरण द्वारा पत्ती में कोशिकाओं में पहुंच पाता है। इसके विपरीत जब द्वार कोशिकाओं का जो जल होता है वह बाहर निकल जाता है तब ये सिकुड़ जाती हैं और जो रंध्र होते हैं वे बंद हो जाते हैं। तो इसी प्रकार पौधों में स्टोमाटा जो होता है वह पत्तियों की बाह्य त्वचा पर पाया जाता है। और इनसे सीओ पत्ती की कोशिकाओं को कैसे पहुंचता है, तो जो सीओ होता है वह पत्ती की कोशिकाओं तक तब पहुंचता है जब स्टोमाटा खुल जाता है। और जब यह जल को अवशोषित कर देता है तो वह फूल जाता है और स्टोमाटा इसी कारण खुल जाते हैं। और जब यह अवशोषित किया हुआ जल बाहर निकल जाता है तब ये सिकुड़ जाते हैं और उस समय यह जो वायुमंडल से सीओ विसरण द्वारा पत्तिकों में कोशिकाएं पहुंचते हैं यह क्रिया बंद हो जाती है। किण्वन किस प्रकार का श्वसन है। जो किण्वन है यह एक प्रकार का श्वसन है। यह कहाँ होता है, तो किण्वन किस प्रकार का श्वसन है और यह कहाँ होता है। तो किण्वन एक प्रकार का अवायवीय श्वसन है जिसमें ईस्ट द्वारा पायरुवेट एवं एथेनॉल एवं कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तन कर दिया जाता है। जो किण्वन है वह एक प्रकार का अवायवीय श्वसन है, यह एक प्रकार का वायवीय श्वसन नहीं है जिसमें ईस्ट द्वारा पायरुवेट को इथेनॉल एवं कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित कर दिया जाता है। जो ईस्ट होता है यह पायरुवेट एवं इथेनॉल को एवं कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित कर देता है। यह अभिक्रिया ईस्ट कोशिकाओं के बाहर स्रावित जाइमेज एंजाइम द्वारा शर्करा के अपघटन के फलस्वरूप संपन्न होता है। तो यह जो किण्वन का प्रक्रिया होता है यह अभिक्रिया ईस्ट कोशिकाओं के बाहर स्रावित जाइमेज एंजाइम द्वारा शर्करा का अपघटन के फलस्वरूप ही संपन्न होता है। तो यह था किण्वन किस प्रकार का श्वसन है और यह कहाँ होता है। तो इस प्रकार आपका इस चैप्टर का 55 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कंप्लीट करा दिया गया जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जिनमें से अधिकतर क्वेश्चंस रिपीट हो गए हैं। और अगर आपको ये क्वेश्चंस अच्छे से समझ नहीं आए हैं तो आप इनके वीडियोस को एक बार रिपीट कर लें, क्योंकि अगर आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से समझे हुए रहिएगा तो आप इन क्वेश्चंस का आंसर्स एग्ज़ाम में अच्छे से अपने लैंग्वेज में लिख के आइएगा।
और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो आप अपने दोस्तों के बीच इन वीडियोस को ज़रूर शेयर करें। और अगर आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट के माध्यम से हम तक अपनी बात को पहुंचा सकते हैं। और अगर आप हमारी वीडियोस को लाइक नहीं करते हैं तो आप हमारे वीडियोस को लाइक भी ज़रूर करें, इससे हमारा मोटिवेशन बना हुआ रहता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। Fearless.